तो फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे फिल इन दी ब्लैंक्स पहले हासिल करते हैं फिर फिल इन दी ब्लैंक्स के कौशल सीखते हैं। ओके, तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं वो क्या हासिल करते हैं और किसके कौशल सीखते हैं। तो ए है फ्रेंड स्थूल गति कौशल यानी सूक्ष्म मांसपेशियां के इस्तेमाल। ओके, एंड बी है इसमें सूक्ष्म गति कौशल स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल। एंड थर्ड है भाषा विश्लेषणात्मक तर्क, एंड डी है विश्लेषणात्मक तर्क भाषा। तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं फ्रेंड वो स्थूल गति कौशल पहले हासिल करते हैं। स्थूल गति कौशल जो होता है जिसे हम बड़ी मांसपेशी कहते हैं। ओके, जिसमें हम बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं, जिसमें बच्चा बड़ी मांसपेशी का यूज करता है उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, इसमें हम बड़ी मांसपेशी का यूज कर रहे हैं उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। तो पहले बच्चा जो होता है उसमें स्थूल गति कौशल पहले हासिल करता है, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखता है। सूक्ष्म मांसपेशी जो होती है फ्रेंड जिसे हम जिसमें फिंगर का हम यूज करते हैं, जिसमें छोटी मांसपेशियां जिसे हम कहते हैं। स्थूल गति कौशल बड़ी मांसपेशियां का यूज होता है और सूक्ष्म गति कौशल जो होता है जिसमें हम फिंगर का यूज करते हैं, जैसे हम पेन से लिखना, सुई में धागा डालना, बुनना, ये जिसमें फिंगर का यूज करते हैं उसे हम सूक्ष्म मांसपेशी का इस्तेमाल कहते हैं। ओके, तो शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चा जो होता है पहले स्थूल गति कौशल पहले हासिल करता है, फिर सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल के कौशल सीखता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो ए है बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है, तो ये गलत है। एंड सेकेंड है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। एंड सी है बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता है। एंड डी है फ्रेंड कि बच्चे जो होते हैं बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोन्मेषित होती है जिसे बदलने के लिए बहुत कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ सकते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ओके, तो विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, तो ये गलत है क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पे निर्भर करता है। बी क्या है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, तो ये भी गलत है क्योंकि डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। सी क्या है, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, तो ये भी गलत है क्योंकि विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, मतलब वूम टू टूम चलता है। गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, तो विकास जो है और वो एक स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है, तो ये भी गलत है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है, तो ये करेक्ट है। ओके, कि विकास जो होता है समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। ओके, तो राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता फिल इन दी ब्लैंक्स की एक प्रमुख उपलब्धि है। तो ए है फ्रेंड संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ओके, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी किशोरावस्था कहते हैं जो 12+ होता है। तो प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख उपलब्धि होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी जो होता है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है जीन प्याजे की, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ओके, तो इसमें बच्चा प्रतीकों के निर्माण का उपयोग करने की क्षमता जो है बच्चे में हो जाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड जीन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ से पकड़ने के तरीके को बदलती है। ए है समायोजन, बी है अनुबंधन, सी है अंतर्विषयकता एंड डी है स्कीमा। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपनी हाथ से पकड़ने के तरीके को बदलती है, तो वो समायोजन है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्ति जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? ए है विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास, बी है सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, एंड डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास जो है वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। ओके, विनिमय उद्देश्य अभिविन्यास। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, तो ये गलत है। इनाम देने चाहिए, ये भी गलत है। पाठ प्रदान करने चाहिए, एंड डी सकारात्मक पुनर्बलन देने चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें जो है पाठ प्रदान करनी चाहिए। पाठ जो होता है फ्रेंड एक सहारा होता है, ओके, एक सीढ़ीनुमा मदद होता है। तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें पाठ प्रदान करनी चाहिए, यानी स्कैफोल्डिंग, जेड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में पाठ को उन्होंने बताया है, जिसमें सहारा देना होता है। ओके, तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि सोच कैसी होती है? ए है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों द्वारा सह निर्मित की जाती है। बी है कहा बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है, एंड सी है इसमें तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन जो है होता है, एंड डी है कहा भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं है। तो लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है कि सोच जो होती है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति की भी सहभागी गतिविधियों के दौरान जो होती है सह निर्मित की जाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार जो है सीखते हैं। तो ए प्रगतिशील, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है व्यवहारवादी, एंड डी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे जो होते हैं सीखने की प्रक्रिया में जो है सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार जो है सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में जो होती है कैसी बुद्धि होती है? ए है इसमें समान क्षमताओं का एक समूह होता है, बी है एक निश्चित आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, एंड सी है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, एंड डी है 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में जो होती है फ्रेंड वो अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ओके, क्योंकि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो दिया था वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ओके, मल्टी फैक्टर थ्योरी बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, जिसमें उन्होंने जो बुद्धि को बताया, बुद्धि का जो उसमें वर्णन किया है उसमें उन्होंने बताया है उसमें अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। बच्चे की जो बुद्धि होती है तो उसमें अलग अलग मात्राएं में जो होते हैं उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक कैपेसिटी होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि वह स्वयं चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक कौन है? तो ए है नॉर्म चॉम्स्की जो है फ्रेंड वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिए हैं। ओके, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी दिए हैं, और लेव वाइगोत्स्की दिए हैं, क्योंकि प्राइवेट स्पीच की बात यानी निज भाषा की बात जो करते हैं वो लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, लेव वाइगोत्स्की। ओके, आगे देखते हैं, बच्चों के में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावी युक्ति है? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, एंड डी है जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह पर चर्चा करना। आगे देखेंगे, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए। तो नज़रअंदाज खारिज करना ये तो निगेटिव है, गलत है। मूल्यांकन के तरीके में बेहद अन्वय होना चाहिए, तो ये भी गलत है। एक समान व मानकीकृत पाठचर्या का पालन करना चाहिए, तो मानकीकृत पाठचर्या भी फ्रेंड ये निगेटिव है, गलत है। ओके, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। तो वो लिखित परीक्षाएं जो होती हैं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका नहीं है। ओके, तो ये गलत है, ये निगेटिव है। बी आर क्या है? बच्चे रटकर स्मरण करने वाला सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो ये भी गलत है, निगेटिव है। ए और आर दोनों गलत है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें
कि समावेशी शिक्षण एक ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व विशिष्ट विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए, तो ये करेक्ट है। तर्क आर कहता है फ्रेंड, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक ही सीमित है, तो ये सीमित नहीं है, तो ये भी सही है। ओके, क्योंकि केवल वो दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, वो सभी बच्चों के लिए बराबर है। और समावेशी शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है जिसमें एक ही छत के नीचे हर प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ए एंड आर जो है इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह से देखना चाहिए। तो ए सीखने में के अवरोधक के रूप में, तो अवरोधक के रूप में देखना क्या है, ये निगेटिव है, तो ये गलत है। विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, नज़रअंदाज करना भी निगेटिव है, ये भी गलत है। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो मानकीकृत पाठचर्या भी निगेटिव है, ये भी गलत है। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले, तो ये क्या है, ये करेक्ट है, तो राइट आंसर ये डी। आगे देखते हैं, कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यह किस के लक्षण हो सकते हैं, तो ये जो हो सकते हैं फ्रेंड्स स्वालीनता के लक्षण हो सकते हैं। ओके, क्योंकि संवाद करने में जो मुश्किल होती है तो वो स्वालीनता के लक्षण हैं। लेखन वैकल्प जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है। गुणज वैकल्प जो होता है वो गणितीय गणना से संबंधित होता है। पठन वैकल्प जो होता है वो पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है उससे संबंधित होता है। ओके, लेकिन यहाँ क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ दिया है संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, तो वो है स्वालीनता, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है। फर्स्ट है कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, ये करेक्ट है। एंड सेकंड, विभिन्न प्रकार की दृष्टिक प्रस्तुतिकरण देना, तो ये गलत है। थर्ड क्या है, बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकलनात्मक चित्रण हो, तो ये भी गलत है। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना, तो पहला और चौथा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता क्या है, तो फर्स्ट है अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। बी है अपसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। सी है निष्क्रिय नकल करने की क्षमता, तो एनडीए लंबे समय को रटने का कौशल, तो रटने का कौशल, निष्क्रिय नकल, अभिसारी सोच, ध्यान केंद्रित, ये भी गलत है। अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों और उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, यदि शिक्षिका विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उन्हें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ओके, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो ये करेक्ट है। विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए, तो ये तो निगेटिव है, तुलना करना क्या है, निगेटिव है। सी क्या है, विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, तो ये भी क्या है, उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना जो करनी चाहिए, ये नहीं। स्व आकलन के अवसर प्रदान करनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। यदि शिक्षक विद्यार्थी की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसे विद्यार्थी की आपस में तुलना करना चाहिए, तो उसे तुलना नहीं करनी चाहिए। ओके, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, सीखना क्या है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो ये गलत। सीखना जो है एक निष्क्रिय नहीं सक्रिय प्रक्रिया है। ओके, तो ये गलत है। सीखना क्या है, व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, यस ये। और सी क्या है इसमें कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में से स्वतंत्र होता है सीखना, ये भी नहीं है, स्वतंत्र नहीं होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा होता है। ओके, एंड डी क्या है, केवल जानकारी से प्रत्याहार और उपता की प्रक्रिया, तो केवल तो ऐसे भी निगेटिव है, तो ये गलत है। ओके, सीखना जो होता है फ्रेंड वो व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपनी जन्मजात योग्यता को बिल्कुल बदला जा सकता है, तो ये गलत है। मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। सी क्या है, अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल नहीं, मेहनत का खेल होता है फ्रेंड, ये गलत है। डी क्या है, जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी भी सफल नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी निगेटिव है। निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो मेहनत से खुद के सीखने के व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। ए है उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना,
बी है विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिता जीतने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। डी है असफलता से बचने के लिए उसमें डर व तनाव पैदा करना। तो शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? तो सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? तो ए है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। सी बी है केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण कराना। तो केवल निगेटिव है, तो ये गलत है। सी क्या है बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना। तो ये भी गलत है। बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद कर रखने का प्रयास करना। तो ये भी गलत है। बहुत सी जानकारी एक ही समय पर याद नहीं हो सकती। तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो यह होगा कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण सीखने के तरीके को में मदद करेगी? तो वो है ज्ञान को तो इसमें जो है ज्ञान को विद्यार्थी के निजी जीवन से जोड़ना। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके दिया जाता है? तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल को, स्वनियमितता को, विवेचनात्मक सोच को और समस्या समाधान को। अर्थहीन वेधन और दोहराव को नहीं, ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखना है फ्रेंड कि विद्यार्थी में संप्रतियों की वैकल्पिक संरचनाएं कैसी होती हैं। विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। सजा द्वारा हतोत्साहित की जाती है, तो ये गलत है। सजा द्वारा जो हतोत्साहित करना ये निगेटिव है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, ये भी गलत निगेटिव है। शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तो ये भी निगेटिव है। विद्यार्थियों में संप्रत्यय की वैकल्पिक संरचनाएं जो होती हैं विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे प्रयोग व अन्वेषण के द्वारा सीखते हैं। बच्चे सुनकर व बोलकर सीखते हैं। बच्चे चर्चा व मनन करके सीखते हैं। बच्चे चीज़ें बनाकर व करके सीखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थी सबको सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो ए है बिल्कुल चुनौती नहीं देते हैं, बी है मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, सी है बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, डी पुनरावृत्ति पर उबाऊ होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। ओके, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो मध्यम चुनौतियाँ क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा पहले परिवार से स्वायत्तता स्थापित करता है और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करता है? तो ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी है मध्य बाल्यावस्था, सी है उत्तर बाल्यावस्था एंड डी है किशोरावस्था। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं? तो वो है फ्रेंड किशोरावस्था। किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है, जीन पियाजे की ये चौथी अवस्था है और जीन पियाजे ने इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की संज्ञा दिए हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की संज्ञा दिए हैं, तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं, तनाव और तूफान की अवस्था जो स्टेनले हॉल कहते हैं। ओके, और ये जो तो इसमें जो बच्चा होता है, इसमें बच्चा जो होता है बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं, अपने व्यक्तिगत मूल्यों को लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं, तो उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए कहता है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे के विकास को समझाने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो ये क्या है, करेक्ट है। एंड तर्क आर है कि बच्चे की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ओके, ए विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, जो ये करेक्ट है। विकास जो होता है वूम टू टूम चलता है, यानी कि गर्भावस्था से जो है जीवन प्रयत्न चलता है। और बी क्या है, विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। एंड सी है कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये गलत है। विकास की भविष्यवाणी कुछ हद तक नहीं की जाती है, विकास जो होता है वूम टू टूम चलता है। ओके, एंड डी क्या है, विकास जो होता है फ्रेंड आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारकों की पारंपरिक अंतक्रिया का परिणाम है। तो इसमें जो ये सी और डी दोनों राइट है और ए भी राइट है, बट
जो नहीं है वो विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है, तो ये क्या, ये गलत है। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं। ओके, तो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी है, जिसमें उन्होंने 4 स्टेज बताए हैं। ओके, बच्चे के 4 स्टेज बताए हैं। फर्स्ट जो बताया है वो सेंसरी मोटर स्टेज बताया है, जिसे हम संवेदी चालक अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर उन्होंने सेकंड जो स्टेज बताया है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज बताया है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है। थर्ड जो उन्होंने बताया है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताया है, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया है, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। एंड फोर्थ उन्होंने फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बताया है, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया है, जो 12+ होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चा जो होता है केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाता है, तो वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे की थर्ड अवस्था। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए कहता है 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास में एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो गया है। तो यस, ये करेक्ट है। और तर्क आर कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो उसमें संरक्षण के गुण होते हैं, ना कि तार्किक तरीके से वो हल कर पाएगा, समस्याओं को वो व्यवस्थित कर पाएगा। वो जो करता है बच्चा वो किशोरावस्था में करता है, जीन पियाजे की 4 स्टेज में करता है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी क्या है, आर क्या है, दोनों राइट है। और आर जो है सही व्याख्या भी करता है ए की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। ए, व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। बी है नियमों को निश्चित और निक्षेप रूप में देखना। सी है दूसरों के अनुमोदन की बनाए रखना, अनुमोदन को बनाए रखना। एंड फोर्थ है अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत, जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत है। उन्होंने उसमें बताया है कि व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद एक साझी समझ में पहुंच सकते हैं, क्या कहलाती है। तो ए है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, एंड सेकंड है अंतर्विषयकता, थर्ड है अनुकूलन, एंड फोर्थ है खोज विधि। ले वाइगोस्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने 2 भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके एक साझी समझ पर पहुंचता है, तो वो जो अंतर्विषयकता कहलाती है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है। ए है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बी है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है। सी है बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावशाली होता है। एंड डी है कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है। तो ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा जो है वो बच्चों के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति का आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूल जो है अपनाता है। तो वो है फ्रेंड, ए है व्यवहारवादी, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है प्रगतिशील, एंड डी है परीक्षा केंद्रित। तो किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुकूल अपनाता है, तो वह है व्यवहारवादी। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना है, नहीं है। तो ये क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि उनके लिए बस बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं होता है। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड तर्क आर क्या कहता है कि हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। तो ये भी करेक्ट है। ओके, ए और आर क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों सही है, और आर जो है फ्रेंड वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।